मैं कल हमने समितियां पढ़ ली थी। क्या पढ़ ली थी? समितियां। जैसे कि आपको मैं बताया था, मैंने क्या बताया था कि संविधान, ध्यान से सुनना, संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर संविधान सभा का गठन हुआ था। क्या हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा बना था। संविधान का, संविधान कौन बनाता? तो संविधान कुछ लोग बनाते। उन लोगों का क्या होना था? चुनाव होना था। जितने लोग संविधान सभा में बैठने थे उन सब का क्या होना था? चुनाव होना था। लगभग 296 लोगों का चुनाव होना था। इनमें से 93 लोग जो थे वो देसी रियासतों से आने थे। ठीक है। और हमने बताया था कि 296 में से 294 11 ब्रिटिश राज्यों से और 6 चीफ कमिश्नर से चुना था। इनमें से 208 कांग्रेस जीत गई, बाकी 73 मुस्लिम लीग जीती। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। और संविधान सभा की बैठक, पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई। सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके पहले अध्यक्ष चुने गए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके पहले अध्यक्ष चुने गए थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1940 को दोबारा बैठक हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का पहला अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। संविधान सभा के सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा का काम था संविधान का निर्माण करना। सुन रहे हो बात है? संविधान सभा का काम क्या था? संविधान का निर्माण करना। तो संविधान सभा का काम था संविधान का निर्माण करना। संविधान बनाया जा रहा था। अब संविधान कोई छोटा मोटा प्रारूप, कोई प्रपत्र तो था नहीं कि एक दिन 2 दिन बन जाए। इस पूरे संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। और इसमें लगभग लगभग हमने कहा साहब 64 लाख के आसपास, नहीं, वो 64 63 लाख कुछ हजार ऐसे है। तो 64 लाख क्या, मैंने 65 बोल दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 65 लाख नहीं, 64 लाख, 63 लाख कुछ हजार है कुछ। हाँ ठीक है जो है। हाँ। तो लगभग 64 लाख के आसपास क्या आया? खर्चा आया। और अब इस संविधान को बनाने में इतनी बड़ी जो 389 की कुल संविधान सभा बननी, 389 लोगों की कुल संविधान सभा बननी थी। अब जितने लोग, हमने कहा साहब लास्ट में 299 बचे थे, तो उनमें से जितने उपस्थित हुए उन सभी लोगों में का काम था संविधान बनाना। अब सभी लोग थोड़े एक का ही काम कर, संविधान में बहुत सारी चीजें होनी थी। हमारा झंडा कैसा होगा, हमारे मूल अधिकार कैसे होंगे, नागरिकता कैसी होगी, संघीय व्यवस्था कैसी होगी, प्रदेशों की प्रांतीय व्यवस्था कैसी होगी। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? इन पूरे संविधान का निर्माण होना, तो हमने अलग अलग काम अलग अलग लोगों को बांट दिया। संविधान सभा में अलग अलग काम अलग अलग लोगों को बांट दिया। और उनसे क्या बनी? समितियां बनी। क्या बनी? और वो हमने 8 बड़ी बड़ी समितियां बनाई। 8 संघ है ना, जिसमें संघीय संविधान समिति, प्रांतीय समिति, झंडा समिति, मूल अधिकार उप समिति इत्यादि थे। इसकी कितने बनाई थी? 8 समितियां। ठीक है। इन 8 समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे, किन किन, ये मैंने कल आपको पढ़ा दिया था, तो आपसे याद कर दिया था। 8 समिति के अध्यक्ष BN रावत थे। शायद उनके लिए तो उठा के जीप देते हुआ, 8 समिति का अलग अलग अध्यक्ष अलग अलग होंगे ना। BN राव संविधान सभा के सलाहकार थे। राम को शाहजन न कंधा पे जीप डाल ले करे, बीच मत बोलू करे, आधी रोटी पे दाल लेते पर फैलत फिरता है। राम को इन सभी 8 समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। कौन समिति? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का काम क्या था भाई? ये संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने वाली थी। संविधान में क्या, कहाँ, कितनी मात्रा में क्या रखना है। ठीक। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। इसमें अन्य सदस्य भी थे। तो वो बहुत संविधान निर्माण के कार्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है। और इसका पूरा काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देखा था, इसलिए हम उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं प्रारूप समिति के बारे में। देखिए कि संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947, अब ये तारीख आप याद रखेंगे, वेरी मोस्ट, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की प्रथम बैठक हुई।
29 अगस्त को बनी और 30 अगस्त को इसकी पहली बैठक हुई। इसके पश्चात संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक चर्चा की गई। संविधान का जो प्रारूप होगा उस पर कितने दिन तक? 114 दिन तक चर्चा की गई। इस दौरान प्रारूप को 3 बार वाचन किया गया, मतलब पढ़ के सुनाया गया, पढ़ा गया, उसको कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कमी तो नहीं रह गई। ठीक है। डॉक्टर भीमराव बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा के समक्ष द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। अब ये बिल्कुल याद रखना, प्रारूप के संबंध में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया और संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया। बताइए आपको कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949। पर हमारा संविधान लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। ये संविधान हमारा बनके कंप्लीट हो गया 26 नवंबर 1949। और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों ने क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिया, मतलब इसको स्वीकार कर लिया, पर लागू नहीं किया। लागू कब करेंगे? 26 जनवरी 1950। ठीक है। अब प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो थे ही, उसके उनके अलावा ही बहुत सारे लोग थे। कौन कौन थे भैया? तो के एम मुंशी, ये बम्बई से निर्वाचित थे। हालांकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बम्बई से लड़ना चाहते थे, पर वो वहाँ से जीतने की संभावना कम थी, तो पश्चिम बंगाल से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के लिए चुने गए थे। याद रख लेना आप, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य कहाँ से चुने गए थे? पश्चिम बंगाल से। कहाँ से चुने गए थे? मोहम्मद सादुल्ला, ये असम से निर्वाचित मुस्लिम लीग के सदस्य थे। पी एम मित्र, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर मद्रास से थे निर्वाचित, और एन गोपाल स्वामी अयंगर मद्रास से थे। डी पी खेतान, ये निर्दलीय थे। और भीमराव अंबेडकर तो थे ही, वो कहाँ से थे? पश्चिम बंगाल से। अब ये अगर इनके निर्वाचन क्षेत्र याद नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं ना हो तो, लेकिन कम से कम के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एम मित्र, अल्लादी कृष्णम स्वामी अय्यर, एड गोपाल स्वामी अयंगर, डी पी खेतान, ये लोग संविधान संविधान की प्रारूप कमेटी के मेंबर हैं, सदस्य हैं। कौन है? सदस्य हैं किसके? प्रारूप कमेटी के। ठीक है। और अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। समझ में आ रही बात? ठीक है। याद करना, के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, बी एम मित्र, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, डी पी केतान, ये कौन है? प्रारूप कमेटी के सदस्य हैं, मेंबर हैं। ठीक है भैया। नींद तो नहीं आ रही कोई? हमने कहा संविधान सभा की बड़ी बड़ी समिति बनाई गई थी कुछ, तो कुछ अन्य समितियां, जैसे मैंने कहा देखो, जैसे अब राज्य सरकार का गठन कैसे होगा, प्रदेशों की सरकारों को क्या क्या अधिकार होंगे, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होगा, राज्यपाल के क्या काम होंगे, मतलब राज्य सरकार संबंधित, प्रदेश सरकार संबंधित सभी दायित्व, इसके लिए हमने एक कमेटी बना दी। संघ के लिए एक कमेटी बना दी, मूल अधिकार एक कमेटी बना दी, या ऐसी बना दी। लेकिन कुछ काम छोटे मोटे काम थे, उनके लिए थोड़ी स्थायी कमेटी बनाना था। जैसे मान लो, अब जैसे अपन को सदन समिति, सदन की कार्रवाई कैसे होगी, झंडा समिति, झंडा झंडा कैसे बनना चाहिए, अब ये कोई बहुत बड़ी कमेटी थोड़ी ना होगी, या 8-10 दिन हम तैयार कर लेंगे कमेटी कि झंडा का प्रारूप क्या होगा, उसे पेश कर देंगे। मेरी बात है। अब इसे इसका बहुत लंबे समय तक कोई काम इसे करना हो, ऐसा तो है नहीं। इसलिए ऐसी कमेटियों को अपन छोटी कमेटी, ये जो कमेटियां, ध्यान सुन लेना, जो कमेटियां थोड़े से समय के लिए बनाई जाती हैं और उन्हें बाद में भंग कर दिया, काम कंप्लीट हुआ भंग कर दिया, ठीक है, काम कंप्लीट हुआ खत्म कर दिया उन कमेटियों को, तो ऐसी कमेटियों को उनके कहते हैं तदर्थ कमेटी। क्या कहते हैं? तदर्थ, एडॉक, तदर्थ कमेटियां कहते हैं। ठीक है। तो कुछ कम समय के लिए, या आपको अगर और समय में ना आ रहा हो तो अस्थायी, क्या है? अस्थायी, छोटे समय के लिए बनाई जाती हैं। ठीक। हालांकि ये सभी ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, पर फिर भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। महत्वपूर्ण तो वो 8 कमेटियां ही हैं जो हमने पढ़ ली हैं। प्रारूप कमेटी उन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
और छोटी छोटी कमेटियां बनाई गई हमने, देखी जिसमें देखिए हमने कहा संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति कौन किसने अध्यक्षता में, जीवी मालवंकर के। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति, कार्य संचालन समिति डॉक्टर के एम मुंशी, सदन समिति बी पट्टाभिरामैया, हमारे मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता में। क्रीडेंशियल समिति अल्लादी कृष्णम स्वामी अय्यर समिति में। वित्त एवं कर्मचारी समिति यानी स्टाफ, कितना स्टाफ रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में। हिंदी अनुवाद समिति यानी संविधान का हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। संविधान लिखा कायम गया था इंग्लिश में, हिंदी या फिर अन्य जो हमें स्रोत लेके आना है, तो वो संविधान बनाने के लिए संविधान में कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें लाई जाएंगी, दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन भी किया गया, कुछ हमारी पुरानी किताबों का अध्ययन भी किया गया। आपस में संविधान सभा के लोगों ने बैठ के चर्चा भी करी कि हमें संविधान में कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो अब न जाने किताब कोई उर्दू में आई हो, उसमें कुछ लिखा हो, कुछ हिंदी में आई हो, तो उन सबका ट्रांसलेट भी करना था, नहीं करना था क्या भाई? मान लीजिए हमें कोई मुसलमानों के लिए कानून बनाना था, या फिर मान लीजिए भारत में कुछ प्राचीन परंपरा चली आ रही तो वो उनकी उर्दू बुक्स में होंगी या हिंदी बुक्स में होंगी, तो ये हिंदी अनुवाद समिति, उर्दू में अनुवाद समिति, प्रेस दीर्घ समिति। अब इन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया, मतलब कमेटियाँ 4-5 लोग भाई कि ठीक है आप ट्रांसलेट कर दिया करो, है ना, ऐसे ही काम सौंप दिया। याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये समझने वाली बात है सिर्फ। इसमें क्या याद करोगे, उर्दू हिंदी अनुवाद समिति कोई अध्यक्ष थोड़ा ना बना गया। आयुक्तों के लिए प्रांतों की समिति सिद्धरामैया, भाषाई प्रांतों से संबंधित आयोग, वित्तीय प्रावधान संबंधी विशेष समितियां, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समितियां, एस वर्दाचियार शरियार। अब वैसे ही पढ़ लेना, मैंने पहले ही कह दिया, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई बहुत सारे काम थे तो बहुत सारी कमेटियां बनाई गई थी, लेकिन 8 मुख्य कमेटियां थी, उन्हें जरूर आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये ये महत्वपूर्ण है, ये सभी महत्वपूर्ण है। भाई हमने कहा कि हमारा संविधान की कमेटियां बना दी, संविधान सभा अपना काम कर रही है। संविधान सभा क्या काम कर रही है? संविधान का निर्माण कर रही है, संविधान का निर्माण कर रही है। बात समझ में आ रही है मेरी? संविधान सभा संविधान निर्माण कर रही है। अब संविधान सभा में से ही कुछ लोगों का हमने अंतरिम सरकार का गठन किया। किस में से किया था? संविधान सभा में से। संविधान सभा अंतरिम सरकार मतलब क्या? काम चलाऊ सरकार। क्या कहा था मैंने? जब तक संविधान नहीं बन जाता, जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक संविधान देश को चलाने के लिए आप लोग जवाबदेह हो, क्योंकि संविधान बनेगा तब संविधान के हिसाब से ही तो सरकार का गठन होगा, संविधान के हिसाब से ही तो चुनाव होगा, चुनाव होगा तभी गवर्नमेंट बनेगी। अभी गवर्नमेंट है ही नहीं, तो इसलिए जब तक संविधान बन रहा है, संविधान सभा संविधान बना रही है, तब तक आप लोग देश को संचालन या देश का प्रशासन करोगे। ठीक। अब भैया संविधान जब बन के कंप्लीट होता है और फिर उसे लागू किया जाता है, अभी तक आपको पता होंगे, अभी अभी तक हम संविधान में घुसे नहीं हैं, संविधान में हमने एंट्री नहीं करी। अभी तक संविधान की ऊपरी रूपरेखा ही पढ़ रहे हैं हम। संविधान में क्या है, कहाँ कहाँ क्या लिखा है, ये तो हम पहुंचे नहीं वहां तक अभी। अभी हम समझ रहे हैं कि संविधान है क्या, कब बना, कैसे बना, क्या क्या सारी चीजें। देखिए एक पॉइंट लगा के, भारतीय संविधान के पिता, जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या आधुनिक मनु, मनु जानते हो ना, मनु महाराज, मनुस्मृति नाम सुना है? मनुस्मृति एक विधि ग्रंथ है। जब भारत, देखो आप सोचो, जब देश में संविधान तो अब 1950 में बना है और हमारा देश तो 5,000 साल पुराना है, तो 5,000 साल पुराना देश है, तो भाई बिना नियम कानून के तो कहीं कोई समाज रह नहीं सकता। कोई भी समाज हो बिना नियम कानून के रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। तो हमारा देश संविधान बनने से पहले कैसे चलता? तो मनुस्मृति या अन्य धार्मिक ग्रंथ,
ये विधि ग्रंथ हैं। विधि ग्रंथ माने कानून ग्रंथ, जिनके तहत देश का संविधान चलता और देश के लोगों का जीवन यापन या जो भी कुछ भी करते थे इन नियमों के दायरे में रहकर ही किया करते थे। सब कुछ लिखा है कि लोग मतलब हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मनुस्मृति में। ये हमारा मतलब दुनिया का सबसे पुराना संविधान है मनुस्मृति। हालांकि उतना ही ज्यादा विवादस्त भी है, उतना ही ज्यादा विवादस्त भी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति की प्रतियां जलाई थी। आज भी जो है बहुत से लोग दलित संगठन मनुस्मृति का विरोध करते हैं कि उसमें भेदभाव की बात की गई है। हाँ, मनुस्मृति में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो कि एक सामान्य मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है, मानवता को नहीं निभाते हैं, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं। पर आप समझिए कि मनुस्मृति महाराज मनु ने लिखी थी और मनु को इस पृथ्वी का प्रथम पुरुष माना जाता है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार मनु ही इस दुनिया के पहले पुरुष और शत्रुपा पहली स्त्री थी। मनु से ही हम सब पैदा हैं, इसलिए हम मानव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मानव। मनु शब्द जो है ना, मनु शब्द में आप प्रत्यय लगा देने से क्या बनता है? मानव, है ना। ऊ और आ मिलके बा बन जाते हैं, अगर आप लोगों को जरा भी हिंदी आती है तो। ऊ और आ मिल करके क्या बन जाते हैं? वाह बन जाते हैं। ठीक है यार, समझ रहे हो? अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो लिख देता हूँ। ऊ और आ साथ में पढ़ लो। वाह, क्या हो गया? वाह, वाह, तो मानव ये बन जाता है। ठीक है। जैसे अकेला एक ही उदाहरण थोड़ी ना है। जैसे मैंने कह दिया यदु धन आ, क्या बनता है? यादव। रघु धन रा, रघु धन आ, तो क्या बन जाता है? राघव। तनु धन आ, दानव। तो ये शब्द है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कोई मनुस्मृति को जलाया जाता है। क्यों जलाया जाता है? क्योंकि लोगों को कुछ चीज़ें उसमें पसंद नहीं है। पर वास्तविकता यह है कि वो चीज़ें गलत हैं तो गलत हैं, पर पूरी मनुस्मृति गलत गलत है ये नहीं। ये क्योंकि मनुस्मृति मनुष्यों के साथ भेदभाव नहीं करती थी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है। मनुस्मृति बहुत शानदार किताब है और मनु महाराज ने जो बनाए गए थे दुनिया को चलाने के नियम, बहुत अच्छे नियम थे। हाँ, उसमें कुछ चीजें बहुत ही गलत जोड़ी गई हैं। मैं क्या कह रहा हूँ? जोड़ी गई हैं, उसमें थी नहीं। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने आप को बड़ा बताने के लिए लोगों ने अपने हिसाब से, ब्राह्मणों ने लिख डाला। वो चाहते थे कि उनके आत्मिक ग्रंथ थे, मैंने लिख दिया। मनुस्मृति में अगर मनुस्मृति भेदभाव करती तो मनुस्मृति में ये लिखा है कि जन्म जायते शूद्र संस्कार भवेति ध्वजा। इसका मतलब होता है कि जन्म से प्रत्येक मनुष्य शूद्र पैदा होता है, प्रत्येक मनुष्य इस दुनिया में। और अपने संस्कारों से, अपने कर्मों से ही द्विज होता है। द्विज का मतलब होता है द्वारा जन्म। द्वारा जन्म, द्विज का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण भी होता है। द्विज का मतलब दांत भी होता है। द्विज शब्द का अर्थ क्या होता है? द्वि माने दो और जा माने जन्म। दांत भी दो बार पैदा होता है, इसलिए दांत को भी द्विज कहते हैं। पक्षी भी दो बार पैदा होता है, पक्षी भी दो बार पैदा होता है। एक बार अंडा होता है, अंडे से फिर पक्षी निकलता है, इसलिए पक्षी को भी द्विज कहते हैं। ब्राह्मण भी दो बार पैदा होता है। ब्राह्मण तात्पर्य क्या है? जो ब्रह्म को जानता है। माँ के पेट से पैदा होते ही ब्रह्म को कोई नहीं जानता। यहाँ आएगा, शिक्षा ग्रहण करेगा, अपनी चेतना को जागृत करेगा, तब व्यक्ति मनुष्य ब्रह्म को जान पाएगा। वेद अध्ययन करेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा, तब वो ब्रह्म को जान पाएगा। तब वह क्या कहलाएगा? ब्राह्मण कहलाएगा। ब्राह्मण आप किसी जाति विशेष से न समझें। ब्राह्मण आप किसी जाति विशेष को ब्राह्मण न समझें। वो तो ये परंपरा हो गई कि ब्राह्मण अब एक जाति हो गई। ब्राह्मण एक वर्ण है, ब्राह्मण एक लोगों का समूह है। वह समूह है जो ज्ञाता है, जो ब्रह्म को जानता है, जो इस दुनिया के तत्व को जानता है, जो समझता है कि इस मृत्यु लोक में क्या है। इसलिए मनुस्मृति कहती है कि जन्म जायते शूद्रा संस्कारे भवेति द्विजा। जन्म ना जायते शूद्रा,
जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध, चाहे तो ब्राह्मण जो इस दुनिया में, चाहे वो किसी भी, हम हमारे लिए तो ये क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये कोई जातियां नहीं है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्ण है। तो ये वर्ण व्यक्ति धारण करता है आपके अपने काय के आधार पर, अपने कर्म के आधार पर। कितने बड़ा तब नाम रख दो पहलवान सिंह, मरो मरा होगा तो पहलवान बन जाएगा, एक कन पटे पर उछाड़ो गिर जाएगा बैल है। भाई बात वही है कि आप में कितनी क्षमता है। आप अपने आप को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी एक शूद्र घर में पैदा हुए थे हमारी परंपराओं के हिसाब से, लेकिन बताओ सारे ब्राह्मण कोनिया में बैठे रहे थे और उन्होंने संविधान लिखा था। संविधान का सबसे महत्वपूर्ण काम उन्हें सौंपा गया था। अच्छे अच्छे विद्वान बैठे थे, लेकिन उनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं था। सबसे बड़े ब्राह्मण तो वही हो गए, उनसे बड़ा ब्राह्मण कौन हो गया फिर। भाई बात वही है, लेकिन अब चूंकि अज्ञानता, बस ये लोग इतना समझते नहीं है। और वो जो होता है ना, एक भारत में भेड़ चाल होती है, सब कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। दुनिया का पागल हैगी, दुनिया पागल ही हैगी, पता है। आदमी कहता है ना अपन कोई से क्यों कर, तुम इसका कर रहा है, सब तो कर रहे हैं, दुनिया का पागल है, दिल समझ होशियार हो गए। भाई दुनिया पागल ही है, वास्तव में दुनिया पागल ही है। दुनिया जो कर रही है वो हम क्यों करें। अपने पास एक बुद्धि है, एक सामान्य तर्क है, जरा सोचें और विचार करें, और हम बिना सोचे समझे कुछ भी फॉलो कर लेते हैं, है ना। तब भगवान की पूजा कर रहे हैं तो हम भी करें, काय करें, पहले सोचो, जब आपको समझ में आ जाए तो फिर करो। भाई ठीक है, बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं जो हम हर चीज़ अपने अनुभव में लाकर नहीं सीख सकते, जो बुजुर्ग लोग कह रहे हैं। पर हर व्यक्ति की बात को कभी भी, जो आप में मानने की व्यवस्था है ना, मान लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया और हमने मान लिया, हम तो हर पल रील्स में मान लेते हैं, अच्छा ये सही कह रहा है, फिर अगली रील्स में ये भी सही कह रहा है। नेक में फिर आध्यात्मिक हो जाते हैं, नेक में फिर पैसे वाले हो जाते हैं, नेक में उद्योगपति, नेक में फिर पढ़ाई वाले, क्या कि हर रील आएगी अलग अलग भाव पैदा होंगे, तुरंत ही मान लेते हैं। ये मानना छोड़ो, थोड़ा सा अपने आप को जानने के लिए प्रेरित करो कि क्या है, बुद्धि लगाए हमेशा। जब तक आपके दिमाग में क्यों, कैसे, ये चीजें अगर आपके दिमाग से आपने मिटा दी जिस दिन, उस दिन आपका विकास रुक जाएगा। कोई साहब हो सामने, उसके सामने प्रश्न होना चाहिए क्यों और कैसे, क्योंकि यही आपके ज्ञान को बढ़ाता है। इसे कहते हैं जिज्ञासा। जब तक आपके दिमाग में जिज्ञासा है तब तक ही आप कुछ नया सीख पाओगे, अन्यथा कंडीशन में भूल जाओ। जब आप पूछना ही बंद कर दोगे, आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ही रोक दो, मना कर दोगे, तो फिर आप चीज़ों को नहीं सीख पाओगे। दिमाग में कोई भी कुछ भी कह रहा हो उसको ऐसे नहीं माना जाता। उसको मैं हर बात की कह रहा हूँ, चाहे वो ईश्वर का मामला हो, धर्म का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, दैनिक जीवन का मामला हो, अपनी बुद्धिमत्ता पे चीजें खरी उतरें तो ही उन्हें अपन अपनाएं। और चूंकि हम में इतनी बुद्धिमत्ता है, आप ये मत सोचना किसी व्यक्ति के अंदर हीन भावना हो कि मेरे अंदर नहीं है, नहीं। ईश्वर ने आपको मनुष्य बनाया है, आप सब में समान बुद्धि दी है। बस अब आपने किसका, उसमें कितनी धार ले आए हो, उसका जितना उपयोग करोगे वो उतनी उसमें धार आती जाएगी, उतनी वो तीक्ष्ण होती जाएगी, उतनी प्रभावी होती जाएगी। है बुद्धि समान सभी में, कोई उपयोग, कोई है कि चटपट चटपट करता कौन, आंख उठा के देखे कौन। कोई भगवान ने जैसी पन्नी में पैक करके भेजी थी बुद्धि, पैसे की वैसी ले जाते वापस। भगवान मैं खोल के देखा तो कहा कि जब तू ऐसी कैसी ले आओ, मैंने जानी कि भगवान जाए ऐसी कैसी लाने थी। क्या मतलब, वो सील पैक की पैक वापस चली जाए। भाई उसका, उस पन्नी को खोलो, उसमें देखो हमारा, हमारे मस्तिष्क की में अपार संभावनाएं छुपी हुई हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली अगर कोई कोई चीज है तो वो मानव मस्तिष्क से पावरफुल कुछ नहीं। यही भगवान पैदा कर देता है, यही अध्यात्म पैदा कर देता है, यही विज्ञान पैदा कर देता है, यही समाज पैदा कर देता है, यह समाज के नियम बना देता है, ये साइंस बना देता है, सिद्धांत दे देता है। सब किसके खेल हैं। कभी देखा आपने गैया भैंसों की समाज हो, गैया भैंसा के कोई अनुसंधान कर रही हो, डोर नहीं करते ना, तो उनके पास क्या नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है। हम जो कुछ भी हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ, सब शब्द मेरे अंदर से पैदा हो रहे हैं, आ रहे हैं, कहाँ के शब्द का चयन करना ये कौन तय कर रहा है, मेरा मस्तिष्क तय कर रहा है। अब आप लोग जो सुन रहे हो, आप क्या सुनना चाहते हो, ये नहीं कि आपके कान सुनते हो, गलत गलत ही मत रखना। ये मत सोचना कभी कि आपकी आंख देखती हो, कि आपकी नाक सूंघती हो, नहीं। सारे काम आपका मस्तिष्क करता है। आप जहां से सोच,
आप जो सुनना चाहोगे, वो जितनी मात्रा में सुनना चाहोगे, आपका मस्तिष्क जो तय करेगा वही आप सुन पाओगे। मैं सभी लोगों को समान शिक्षा देता हूँ, सभी लोगों को समान चीज़ें कहता हूँ। लोग बाग जो सुन लेते हैं, जो मस्तिष्क से समझ लेते हैं चीज़ों को, उस नौकरी ले जाते हैं। बताओ कैसे बोले कि साहब क्या है, अंधा बांटा रेवड़ी और चीन चीन के दे, ऐसा तो है नहीं है। साहब नहीं नहीं, तू पढ़ ले, तू से कह रहा हूँ तू मत पढ़िए, मैं तो सबसे पढ़ने की कह रहा हूँ। सब सुनते हैं, है ना। पर जो मानते हैं, जो मस्तिष्क से सुनते हैं, जो केवल कान से सुनते हैं, मस्तिष्क से सुनना समझते हो ना, जो मन जाई है वो मेरी एक एक बात सुन रहा है, फिर इनकी नौकरी लग जाते हैं। वे मान लेते हैं, वे अप्लाई कर लेते हैं खुद के ऊपर, नहीं करते। तो सीधी सी बात, पूरी दुनिया मनोविज्ञान पे ही चलती है, और यही आपके मन का विज्ञान है। हमारा मन हमेशा हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम चाहें तो है। आप खुद भी जानते हो, आप चाहो तो है। बोलो, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने मन को बस में ना कर पाए? बोलो नहीं। तो अगर वो कह दे कि नहीं करना है, पढ़ना है अपन को, मन और बुद्धि दो अलग चीजें हैं, और इनमें बड़ा बारीक अंतर है। ऐसी कोई अंग भी नहीं है कि साहब जब अगल बुद्धि है और जब अगल मन है, वो ऐसा नहीं है ना कुछ। वो है अंदर ही, जो उसमें भेद, अब ये बारीक बारीक सा अंतर है ना, थोड़ा सा भेद करना पड़ेगा जरा सा, यार ये बुद्धि कह रही है और ये मन कह रहा है ना। पेट खराब हो रहा है, बुद्धि अच्छी तरीके से जान रही है कि अगर समोसा खा लिया कहीं गलती से, तो मुश्किल से कल नहीं तो दस्त दस्त ठीक भय, गोली दवाई खा खा के वापस स्टार्ट हो जाएंगे। टाइफाइड ठीक हुआ है, लौट क्या जाए बुखार के। जो कौन कह रही है? जो बुद्धि कह रही है। मान अब नेक्स्ट को खा लें तो इतिक सेम का हो रहा, इतिक सेम का हो रहा, जो को कह रहा है, जो मन कह रहा हो। समझ आए? ना तो कहीं अलग बुद्धि थी, ना कहीं अलग मन है, तो है ही एक चीज। सर ने कहा यार याद कर लो, कल सर गुस्सा करेंगे यार, याद कर लो। वो अपन को भी, अपन खुद ही पढ़ना चाहिए। सर के क्या है, सर कब तक अपन को डांट डांट के पढ़ाएंगे? अपने खुद पढ़ना, अपने नौकरी लेना है। ये कौन कह रहा है? ये बुद्धि कह रही है। पढ़ लो, अपने याद करना है, अपना पेपर है, अपनी नौकरी मिलेगी। सर को क्या फायदा? सर डांटेंगे ठीक है, ये ठीक है, लेकिन मन क्या कह रहा है? अरे घंटा पीछे पढ़ ली यार, का है, एक घंटा हो गया, नेक बस नेक और मोबाइल चला, पढ़ ही तो रहे हैं यार। ये मन कहता है। मन हमेशा दूर ले जाता चीजों से। देखिए तो भैया, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। याद रखिए इस चीज को। संविधान के प्रस्ताव में 26 नवंबर 1949 को लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया था। इसलिए हम संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 26 नवंबर। कब से मनाना शुरू किया है? 2000। क्यों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती थी, इसीलिए किया है। अब कल बताया था, 26 नवंबर को हम भारत के लोगों ने संविधान को आत्म अर्पित, अंगीकृत। आत्म अर्पित का मतलब क्या है? स्वयं को ही समर्पित, आत्म अर्पित और अंगीकृत किया था। 26 नवंबर 1949। ठीक है, तारीख याद रखेंगे। लागू नहीं किया बेटा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्ताव संविधान में एक तो क्या है, एक प्रस्तावना है। एक प्रस्तावना है, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां। ये मतलब ये उस समय था, अब इसमें कुछ चेंजेस हो गए, मैं बताऊंगा। जैसे मैंने कहा बेटा, ये किताब बन के तैयार हो गई, एक किताब बन के तैयार हो गई, ठीक। अब इस किताब में क्या क्या है? इस किताब में आप दुनिया की कोई सी किताब खोलोगे तो आप पहले ही पेज खोलोगे तो उस पर क्या मिलता है आपको? प्रस्तावना। क्या लिखा मिलता है? यहाँ क्या लिखी मिलती है? प्रस्तावना मिलती है। भाई प्रस्तावना पढ़ के, प्रस्तावना को अपन उद्देशिका भी कहते हैं कि इस पुस्तक में आखिर है क्या क्या, सब लिखा रहता है। किस लिए लिखी गई है, लिखने का उद्देश्य क्या है। हमारे पास जो ही बुक है, आप उस बुक को खोल के देख सकते हो, उसमें आपको पहले क्या मिलेगी? प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद में आपको मिलेगा अध्याय 1। क्या मिलेगा? अध्याय 1।
हम कह सकते हैं भाग, यूनिट, इकाई, लेसन, ठीक। तो उसमें ऐसे कितने भाग हैं? 22 भाग। और हर भाग में आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे, पॉइंट नंबर 1, 2, 3 या ये सब चीज़ है ना। तो वो क्या है? इसके अनुच्छेद हैं। क्या है? तो टोटल 22 भागों में 395 अनुच्छेद। और 8 क्या है? जैसे मान लो, सुनो आप, एक मैं आपको फिर से बताऊं। पहला क्या मिलता है हमको? प्रस्तावना मिलता है। फिर हम पेज पढ़ लें तो हमें क्या मिलती है? सूची मिलती है। क्या मिलती है? लिस्ट। इतने नंबर पेज पे, है ना, हार की जीत कहानी, पेज नंबर 26। सारी बात सेम है। या ये चीज यहाँ पर, तो उसे क्या बोलते हैं हम? अनुसूची। क्या बोलते हैं? उस समय कितनी थी? 8। कितनी सी थी? 8। 8 अनुसूची थी। अब अनुसूची कितनी है? 12 है। कितनी है? 12। ठीक है। बाकी प्रस्तावना है ही, भाग 22 के 22 हैं और अनुच्छेद 395 के 300। कुछ व्यक्ति ये सोचते हैं कि अनुच्छेद बढ़ गए हैं। वो उनका सोचना सही है। भैया हर दिन संशोधन हो रहे हैं तो अनुच्छेद तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, स्वाभाविक सी बात है। भाग भी बढ़ गए हैं। लेकिन आपको दिमाग में कुछ नहीं रखना है, आपको दिमाग में यही रखना है, क्योंकि हमने ना तो नया अनुच्छेद बनाया है और ना ही नया भाग बनाया। बनाए भी हैं तो उनके अंतर्गत ही रख दिए। सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे मान लो मुझे कोई नया भाग जोड़ना है संविधान में, मुझे कोई नया भाग जोड़ना है, तो मैंने कहा साहब ये भाग भाग 11 है। कितना है? भाग 11। संविधान का भाग 11। तो मैं नया भाग नहीं बनाऊंगा कि साहब भाग 22 के बाद भाग 23 बना दूं या 24 बना दूं। ऐसे नहीं, मैंने क्या कर दिया, इसी के अंतर्गत रख दिया एक उप भाग बना करके, जिसका नाम रख दिया मैंने भाग 11A। क्या कर दिया? 11A। इसलिए संख्या नहीं बढ़ी, संख्या 22 की 22। संख्या 22 की 22। अनुच्छेद भी 395 के 395। न अनुच्छेद चाहे तो घट जाए तो चाहे बढ़ जाए, हम उसी को वहीं के वहीं पे रखते हैं, ठीक। अच्छा भैया, अब ये हमने कहा साहब अनुसूचियां वगैरह हो गई। अब इसके बाद में तो प्रांतीय संविधान सभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने एकल संक्रमणीय पद्धति से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार अपने प्रतिनिधि का चुनाव किया था। ये क्या फैला रहा है भैया? मैंने क्या कहा था कि संविधान सभा के चुनाव होने थे प्रांतीय विधानसभा में, वो डायरेक्ट नहीं हुए थे। कैसे हुए थे? इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे। जैसे कि हम राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं क्या? नहीं डालते। राष्ट्रपति चुनाव तो होता है ना, कौन डालता है वोट? विधायक, सांसद। उन सांसद विधायकों को कौन चुनता है? हम चुनते हैं। सांसद विधायकों का चुनाव प्रत्यक्ष और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव अप्रत्यक्ष। उसके चुनाव की विधि क्या होती है? उसकी चुनाव विधि होती है एकल संक्रमणीय पद्धति और आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ये उस चुनाव की प्रक्रिया के नाम है। ये आप घबराना मत, आपको समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा, केवल नाम समझ में आया होगा साहब, एकल संक्रमणीय पद्धति और आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। ये क्या होता है ये मैं आपको तब बताऊंगा जब राष्ट्रपति का निर्वाचन अपन पढ़ेंगे, तो ये थोड़ी सी बड़ी प्रक्रिया है। आप इतना समझ लीजिए कि अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा ही चुना गया था। किसको? संविधान सभा के सदस्यों। समझ में आई मेरी बात? अनुसार प्रत्येक के अनुसार प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ था। देशी रियासती प्रतिनिधियों के चयन की पद्धति परामर्श से तय की जानी थी। मतलब इन्हें क्या होना था? मनोनयन। देशी रियासत मतलब क्या? राजा महाराजा रजवाड़े, इनका चुनाव नहीं होना था। ये तो राजा साहब जिसको भेज देते वो चला जाता, इसे कहते हैं अपन मनोनयन। क्या बोलते हैं? मनोनयन, मनोनीत, ठीक। 3 जून 1947 की योजना के अधीन पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। अब 3 जून 1947 को पाकिस्तान का अलग संविधान सभा बन गई। आपको पता ही है कि पहले कुल 389 लोगों का चुनाव होना था। जब पाकिस्तान की संविधान सभा अलग हो गई तो इसमें से कुछ सदस्य क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, ठीक है। विभाजन के परिणाम स्वरूप संविधान सभा पूर्व में अविभाजित भारत के लिए संगठित की गई थी। पहले किसके लिए बनाई गई? 389 पूरे भारत के लिए। यही कह रहे हैं, विभाजन से पूर्व संविधान सभा पूर्व में अविभाजित भारत के लिए संगठित की गई थी, ठीक है। उनमें से कुछ सदस्य कम हो गए। बंगाल, पंजाब, सिंध, पश्चिमी उत्तर सीमा, बलूचिस्तान प्रांत, असम के
सिलहट जिले जो जनमत संग्रह द्वारा पाकिस्तान में सम्मिलित हुए के प्रतिनिधि भारत के संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। और 26 नवंबर 1949 को कुल 284, कितने ये याद रखोगे, कितने, 284 सदस्य उपस्थित थे। इस दिन हमारा संविधान स्वीकृत किया गया था, अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949। उस दिन हमारे कुल कितने सदस्य उपस्थित थे, 284। ठीक है, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए, इनमें महिलाओं की सदस्य संख्या 8 थी शुरुआत में उपस्थित में। जब संविधान बना तब कितनी थी, 15 थी। कितनी रह गई थी, 8। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1900। ये तारीख मैंने आपको पहले भी बता दिया, बार बार फिर बता रहा हूँ, हुई थी। और इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो उस समय सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्हें क्या बना दिया गया था, अध्यक्ष। लेकिन अध्यक्ष कैसे थे, ये अस्थायी। डॉक्टर संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन कैसे थे, अस्थायी। स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर डॉक्टर बी एन राव। डॉक्टर बी एन राव, सही कलन गलत लिखा हो गया, डॉक्टर बी एन राव को नियुक्त किया गया। और 3 जून 1947 को भारतीय संविधान की योजना की घोषणा के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, क्योंकि 3 जून 1947 के दिन पाकिस्तान की संविधान सभा अलग हो गई, तो वापस से पुनर्गठन करना पड़ा। जो लोग कम हो गए थे उन्हें हटाना पड़ा। ठीक है, और 11, देखो पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुन लिया गया, और बाद में यही हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। संविधान निर्माण का कार्य 13 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ, जब जवाहरलाल नेहरू ने क्या पढ़ा था, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक, इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संविधान की, ये और पढ़ लेते हैं। संविधान की स्वीकृति, प्रारूप समिति द्वारा संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया था वह 1 फरवरी 1948 के दिन संविधान सभा के अध्यक्ष को सुपुर्द किया गया। जो उस प्रारूप कमेटी ने संविधान प्रारूप बनाया था वो कब सौंपा गया, 1 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंप दिया। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप प्रदान किया। किस तारीख को, 26 नवंबर 19, इसलिए से हम क्या मानते हैं, संविधान दिवस। बार बार कह रहा हूँ ये तारीख। और इसी दिन इस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर हुए। ठीक, संविधान के 15 अनुच्छेद, कौन कौन से अनुच्छेद, 15 अनुच्छेद में 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए। पूरा संविधान लागू नहीं किया, पूरा संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। और ये भी याद रखना क्योंकि 26 जनवरी हमारे लिए विशेष तारीख थी। हम आज़ादी से पहले स्वतंत्रता दिवस मनाते थे 26 जनवरी को, इसलिए हम चाहते थे उस तारीख को भूलें ना, इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को अपनाया, लागू किया, गणतंत्र हुए। 15 अनुच्छेद को उसी दिन लागू कर दिया। किस दिन, 26 नवंबर कर दिए गए, परंतु शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का वास्तविक कारण यह था, क्या था, पढ़ लो है, क्या कारण था कि 1930 से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी के दिन स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता था। ठीक है, संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इस पूरे कार्य में 63,93,729 रुपया खर्चा। आपको ये पूरे याद करने हो, जी लग रहे हैं, 63,93,729 रुपया का खर्चा हुआ। अंतिम रूप से स्वीकृत संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी।